हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग 3 इक्वेशंस पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ टॉर्नेंस। ये तीनों इक्वेशंस के थ्रू फ्लूइड मैकेनिक्स के इक्वेशंस को निकालेंगे। तो पहला आता है कि जनरल इक्वेशंस। हम लोग पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ये पहले जनरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं और ये स्टेडी स्टेट के लिए 0 होता है और इसको हम लोग कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड इसको बोलते हैं। जो फ्लूइड आप यदि कंप्रेस करते हो तो उसकी डेंसिटी में चेंजेज आए तो उसको हम लोग कंप्रेसिबल, या वॉल्यूम में चेंजेज आए तो उसको कंप्रेसिबल बोलते हैं, ठीक है। और जो कम नहीं हो हमारा इनकम्प्रेसिबल। यदि हम लोग नॉर्मल वाटर जो होती है वो इनकम्प्रेसिबल नेचर होती है, क्योंकि हम उसको जब प्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी में चेंजेस नहीं होती, आपकी फ्लो में चेंजेस हो जाती है पर डेंसिटी में चेंजेस नहीं होती है, इसलिए हम उसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। और इन विस्कस भी उससे सीखा होता है कि विस्कोसिटी चेंज होती है आपके फोर्स एप्लीकेशन से, पर इधर भी नहीं होती है। तो देखो डेल्टा रॉ भी है, तो अब ये डेंसिटी डिपेंड करेगा बाहर आएगा कि नहीं। ये विस्कोसिटी इनकम्प्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल, डेल्टा मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो ये इधर आएगा कि नहीं, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और डेंसिटी के मतलब ये वेरिएबल है या इनवेरिएबल है, तो इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल के लिए होता है, ठीक है। अब आता है, ठीक है। अब देखता है कि जनरल इक्वेशन, देखो ये तीनों जो हम लोग का है इसका 3 एक जनरल इक्वेशंस बनाया गया है। जनरल इक्वेशंस क्या है वो देखो। जनरल इक्वेशंस में दिया गया है कि डी एन वाई डी टी, जो ये डी एन वाई डी टी है, डी एन वाई डी टी और इंटू डी वाई नीटा ड्रॉ, ये जो इक्वेशंस दिए गए, ठीक है। देखो ये जो नीटा दिख रहा है, एन दिख रहा है, ठीक है, एन जो दिख रहा है ये वाला, ये और नीटा, ये तीनों की जगह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। जैसे इस इक्वेशंस के लिए एन की वैल्यू कुछ होगी, मास के टर्म में होगी, और इस इक्वेशंस के लिए मोमेंटम के टर्म में होगी, मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा टर्म जो है वो थर्मोडायनामिक्स के टर्म में, एनर्जी के टर्म में लिख करके हम लोग इसको मास मोमेंटम एनर्जी जो बोलते हैं, इस तीनों के टर्म में नीटा को पुट करेंगे, एन को पुट करेंगे और इसका एक जनरल इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पाते हैं, ये शॉर्ट रिविजन्स है। क्योंकि आपको तो डेरिवेशन से मतलब है नहीं, कितना लंबा डेरिवेशन, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे तो फटाफट निकलना है और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है उसके पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे, ना कि हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशंस क्या है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ज़्यादातर यही यूज करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा कि मास जितना इन किया है वही मास उतना ही आउट करेगा। एक सिस्टम में मास जितना इन किया है मास उतना ही आउट करेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, और इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं गेट के, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम दे दिया जाता है जिसमें वेरिएबल एरिया होता है, मास इन एक जगह से कर रहा है, कभी आउट 2 जगह से करता है, 3 जगह से करता है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के हिसाब से करता है। जैसे एक मान लो कोई क्वेश्चंस मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि ये वेरिएबल ले रहा है, ये वेलोसिटी का प्रोफाइल्स है और मास इन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मतलब ए बी सी और डी है, तो मास ऑफ ए बी प्लस मास ऑफ बी सी, जितना ए बी से इन कर रहा है सिर्फ और आउट तीनों जगह से कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे मास ए बी जो होगा वो मास बी सी प्लस मास सी डी प्लस मास डी ए डी, ठीक है। तो ये रहेगा, मास बैलेंस करेंगे, मास जितना इन होगा मास उतना आउट होगा। अब देखो किसी का मास तो इजीली निकल जाएगा, किसी का वेरिएबल एरिया होगा, तो वेरिएबल एरिया जिसके एडिशन में होगा उसमें कुछ मत करना। पहले तो क्या करना, मास जो है रॉ ए, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड का एक छोटा सा पार्ट्स मानोगे, तो उस पार्ट्स को मान करके रॉ ए डी वी इसको पहले वेरिएबल एरिया है ना कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो रॉ इंटू डी ए इंटू वी। अब डी ए देखो ये तो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो बी इंटू डी वाई। और भी जो होगा वो किसी इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ रहता है और उसको डिफरेंस इंटीग्रेट करके आप ओवरऑल मास एक किसी पर्टिकुलर फील्ड का निकाल सकते हैं। मानते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, इस केस में क्या कि वेलोसिटी कर रहा है यू वाई इक्वल्स टू 2y प्लस बी से चेंज कर रहा है। क्या करना है यहाँ पे, डेंसिटी तो आपका कांस्टेंट रहेगा ही, डी ए को क्या चेंज करना है, बी इसका ब्रेथ है तो बी इंटू डी वाई कर देना, बी इंटू डी वाई कर देना, ओके, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग छोटा सा जिम किया। और फिर इसके बाद वी वाई जो है ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, मतलब 2y प्लस बी, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ, 0 से जो लेंथ एल तक दिया हुआ, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके आप मास एक साइड का निकाल सकते हो, फिर इस तरह सी डी का निकालोगे। चलो ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो मतलब नेक्स्ट इक्वेशन है मोमेंटम बैलेंस। मोमेंटम से नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें मोमेंटम का टर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो मोमेंटम बैलेंस में क्या है, तो समेशन देखो पहले मोमेंटम बैलेंस आता कैसे। मोमेंटम बैलेंस सेकंड लॉ ऑफ फोर्स से आएगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से आएगा। मोमेंटम का देखो पहले हम लोग बताते थे कि जनरल इक्वेशंस था और एन की वैल्यू चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू दी, ये वेरी तरह नीट। अब देखो उसके इसमें मास बाय मास लेकर के किए थे, इसमें पी वाई एम हो जाएगा, ठीक है। और इसको ओवरऑल इक्वेशन डील करने के बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं फॉर द सिस्टम डी पी वाई डी टी को कोई मोमेंटम चेंज लेना है। और एक और जान लो कि एफ
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स याद करते करते थर्मोडायनेमिक्स की बातें आ रही है, क्योंकि एम इंटू ए जो होता है वो डी बाई डी टी होता है, वेलोसिटी चेंजेस होता है। अब डी एम, इसको हम लोग फोर्स को सेकेंड डिवीजन जो होता है फोर्स को ये भी बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मेनली जनरली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस टाइप पे आते हैं, क्वेश्चंस में करते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ना वो मास फ्लो रेट इंटू इनके मोमेंटम के बराबर करते हैं। जो फोर्सेस का सम होगा जितने एक्स डायरेक्शन फोर्सेस है और एक्स डायरेक्शन मोमेंटम को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो इस लॉ से हम लोग यही चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने मास कंजर्वेशन सीखा था, सेकंड लॉ से हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब वैसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे सेम करोगे। देखो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जांपल दिया था वेरिएशन ऑफ यू आई, क्वेश्चंस भी आप देखोगे यू आई के टर्म में दिया रहेगा और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो इक्वेशंस में। अभी इसका देखो कैसे यूज करना है। इस केस में देखो कि देखो अब यहाँ से वेलोसिटी इन कर रहा है, वेलोसिटी तो भाई पाइप में जा रहा है तो इधर से ही जाएगा, लेकिन अब वेलोसिटी और हमको एक और चाहिए होता है कि एरिया वेक्टर्स, ठीक है। अब एरिया वेक्टर्स कैसा होगा, हमेशा याद रखना जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, यदि इधर सरफेस रहा तो इधर सरफेस रहेगा, सरफेस जिधर रहेगा उसके परपेंडिकुलर डालेंगे। वेलोसिटी तब ना पाइप में फ्लो कैसे जा रहा है उस पर डिपेंड करेंगे, सरफेस परपेंडिकुलर डालेंगे एरिया के लिए, ठीक है। नीटा के डायरेक्शन वेलोसिटी जो होगा ये इधर की ओर होगा। इस दोनों के बीच में एंगल देख सकते हैं, इसका एक 180 है, किसी का 0 डिग्री सेल्सियस है। और ये क्यों यूज आएगा, हम लोग एंगल बिटवीन द कंसिडरेशंस करेंगे। वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ये देखो गेट में जो पूछा था वो पाइप फ्लो था, पाइप फ्लो ऐसा करके दिया था पाइप फ्लो, तो इसी क्वेश्चंस पे बना था ये मोमेंटम बैलेंस इक्वेशंस पे ही ये बनेगा। देखो वो सेकंड लॉ से ही आएगा, सेकंड वाला जो इक्वेशन है। तो देखो अब इस केस में क्या है, वेलोसिटी जो तुम पाइप में फ्लो करोगे पक्का है कि पानी ऐसे ही गया होगा, कोई डाउट, नो डाउट। तो वेलोसिटी इन जो होगा यहाँ से होगा और वेलोसिटी आउट जो होगा ये यहाँ से होगा, नो डाउट। अब मैंने एरिया की बात की है, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इधर से इन कर रहा तो एरिया हमेशा इधर होगा और इस केस में एरिया इधर होगा, ठीक है। अब देखो हमें हमेशा करना, देखो इस केस में क्या हुआ, एंगल टिल्ट है तो हम फोर्स बैलेंस पहले भी किए हैं, कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो उसका फोर्स बैलेंस करते हैं इन और मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और समेशन ऑफ फोर्स करते हैं। समेशन ऑफ पहले एक्स मानेंगे, तो एक्स का जो है देखो एक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला तो देखो एक ये जो इसको स्टेबल रखा होगा, पाइप में हम लोग ज़्यादा जॉइंट देते हैं, ये स्टेबल रखने वाला एक फोर्स होगा आर एक्स आर वाई। क्योंकि कोई चीज़ हम मूवमेंट करता है, जैसे हम इसको ढकेल रहे हैं तो इसकी इम्पैक्ट की वजह से ये थर्ड लॉ ऑफ जैसे इधर जाएगा तो उसको डायरेक्शन मतलब इधर यदि कोई मूव कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए किधर भी मूव थोड़ा सा होता है, ठीक है। पाइप में देखिए वो पानी पटाते वक्त आप पीछे की फोर्स की तरफ महसूस करते हो, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम बैलेंस के थ्रू होता है, ठीक है। तो देखो समेशन ऑफ फोर्स 1 हुआ तो P1 A1 इसके थ्रू ले लेंगे, एरिया वेक्टर इसलिए पढ़ दे कि A1 मिल जाए। अब P1 A1 हुआ क्योंकि एंगल कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसमें देखो अब यहाँ पे A1 होगा तो यहाँ पे A1 cos थीटा A1 sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस फॉर्म में क्यों हुआ, जस्ट कंसिडर पॉजिटिव एक्सेस, देखो यहाँ मैं एक्सेस बना देता हूँ, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, जा की तरह है भैया ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ भाग रहे हैं, तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा पहला। और P1 A1 के फॉर्म में देखना, प्रेशर के फॉर्म में दिया हो रहेगा पाइप फ्लो में, ऐसा फोर्स के फॉर्म में थोड़ी दिया हो रहेगा, प्रेशर के फॉर्म में दिया हो रहेगा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। E2 cos थीटा क्यों होगा, थीटा जो क्या होगा ये ए और इसके बीच में एंगल होगा, ठीक है। अब आते हैं जब देखो जब तुमने इधर का बैलेंस कर लिया, अब इधर मोमेंटम का बैलेंस करेंगे, इधर फोर्स बैलेंस इधर मोमेंटम बैलेंस, फोर्स बैलेंस मोमेंटम बैलेंस में मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रखना कि जो मास फ्लो रेट जो होगा वो kg पर सेकेंड, तो उसको फ्लो रेट को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब देखो V2x माइनस V1, ठीक है। अब देखो V2 जो होगा V1 इधर है, V2 ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब V2 का भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, V2x दिया हुआ है तो बेटर है, नहीं तो एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। V1x इधर होगा, अब देखो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब उस तरह देखते हैं हम लोग वाई डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन में देखो वाई डायरेक्शन में एक अचंभित की बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जो Fg के फॉर्म में होगा। अब देखो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ है, बोलेगा नहीं यहाँ पे कुछ है, हाँ भैया नीचे की जा रहा है मतलब निगेटिव साइन होगा, ठीक है। नीचे की जा रहा है तो माइनस P2 साइन थीटा, और एम V2I माइनस V1 मतलब इन और आउट को माइनस मोमेंटम बैलेंस क्या करते हैं, कितना मोमेंटम वाले जब करते हो कितना इन हुआ है कितना आउट हुआ से मैनेज कर देते हो, ठीक है। तो इन में V2y हो जाएगा और इधर हो जाएगा V1y, इसको हम लोग करके मोमेंटम बैलेंस इक्वेशंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इसमें आउट कितना हुआ इन कितना हुआ निकाल करके मैनेज कर देंगे, समझ में आ गया। तो एक तरफ फोर्स बैलेंस एक तरफ मोमेंटम बैलेंस करके दोनों को सेम करना ही हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अगला आता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स, हम लोग अभी तक फ्लूइड
स्टैटिक पर डायनामिक्स कंडीशंस में जब होगा तो हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूले को कंसिडरेशन करते हैं। पहला नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन कैसे आया हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये हमारा जनरल इक्वेशंस है। बिफोर द जनरल इक्वेशंस मैं जो प्रेफर्ड करता हूँ इक्वेशंस का ये वाला, और उसमें हम लोग बहुत क्वेश्चंस बना चुके हैं। और मान लो कि जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस है वो कुछ कंडीशंस म्यू कांस्टेंट हो, मतलब विस्कोसिटी इनविसिड फ्लूइड के लिए कंसिडरेशन होता है, और डेंसिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन जो होता है वो du/dt, ठीक है। इसको याद रखना। देखो पहले क्या किया, एकदम एक रिदम में है इक्वेशंस, और जब जनरल इक्वेशंस बना रहे होंगे, चाहे प्लेट फ्लो, पाइप फ्लो, कुछ के लिए बनाएंगे तो कुछ टर्म कट हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, वही एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। फिर उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में तुम बना सकते हो, लेकिन ये इक्वेशंस यूज़ तुम्हें करना होगा। लोग इसको भी यूज करते हैं, पर आई विल प्रिफर दिस इक्वेशंस। इसी के थ्रू आया, ऐसा नहीं कि ये अलग से आया है, इसी से थ्रू आया। दोनों को मैच कर सकते हो, डेल्टा पी बाय रो कौन बाय रो dp/dx लिख दिया है, डेट डबा पी अपॉन डबा एक्स, डबा पी अपॉन डबा वाई, इस तरह होगा ना, डो डबा पी एक्स बाय बाई वाई, डबा पी एक्स बाय वाई, ठीक है। म्यू बाय रो, तो म्यू बाय रो को हम लोग न्यू भी बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और डेल्टा स्क्वायर वी है, मतलब डबा यू स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा। देखो दोनों में डिफरेंस, डबल एक सिंगल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग साई और फाई में ही पढ़ रहे थे कि एक जगह डेल्टा स्क्वायर फाई करके हम लोग रोटेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब इसी से लिखा है, कुछ कहीं और से नहीं आया। एक तो इनर्शियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखो डावा यू अपॉन डावा डी लिखना, ठीक है। और इधर लिखना यू डावा अपॉन डावा एक्स, बी डावा यू अपॉन डावा वाई, डब्ल्यू अपॉन डावा जेड, ठीक है। इतना करने के बाद जी एक्स लिखना 1/ρ डावा पी अपॉन डावा और वी इंटू ये। अब जनरल इक्वेशंस निकाल देना। एक और फॉर्मूला आता है यू, पहले नेवियर-स्टोक्स हो गया, अब आता है किसके लिए, अब आता है यूलर्स इक्वेशंस, ठीक है। अब यूलर्स इक्वेशंस देखो, इसका इक्वेशन हम लोग पाइप फ्लो में यूज करने वाले हैं, पाइप फ्लो प्लेट फ्लो में इस इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। लेकिन देखो यूलर्स इक्वेशन बर्नौली के लिए बहुत काम आने वाला है, तो जनरल इक्वेशंस इसका ये है। और ये कहता है कि देखो, लेकिन अब वो लोग इस फॉर्मूला को यूज करना है, इस फॉर्मूला को, तो देखो कंडीशन से चेक कर लो। यहाँ म्यू कांस्टेंट था, रॉ कांस्टेंट था, तो यहाँ भी इनविसिड है, दोनों सेम है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है, बात सही है, और डेंसिटी कांस्टेंट दोनों सेम है, ठीक है। पर एक इसमें आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर वेरी लेस देन 1, जो क्रीपिंग फ्लो विस्कस फोर्स इज मच। देखो रेनॉल्ड्स नंबर किसका होता है, इनर्शियल अपॉन विस्कस, ठीक है। तो विस्कोसिटी ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर इनर्शियल फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेरिजन, विस्कोसिटी मतलब क्या है, एक हनी फ्लो कर रहा है, तो क्या उसके रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होगा कम होगा, वो पक्का लेमिनारी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो यूलर्स इक्वेशन हो गया। ये कोटिव फ्लो का है। अभी हम लोग पढ़ाएंगे कि प्लेट फ्लो में जब कोटिव फ्लो में प्रेशर डिफरेंस कैसे वेरीज करता है, ये भी हम बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी देखो इस केसेस में जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे, इसको ये जो क्वेश्चंस है ये डिफरेंट प्लेट फ्लो के लिए भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग एक प्लेट फ्लो कर रहा है फिर वेलोसिटी से, एक डायरेक्शन से, तो इसके लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर एक ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड मान लेने का, एक्स वाई डालने का। देखो वी एक्स और वी वाई इधर वेलोसिटी वेरिएशंस इधर होता है, तो वी वाई को इक्वेशंस निकालने का। और इसमें जो क्वेश्चंस है कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा, डबा यू अपॉन डबा टी रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको रहने देंगे, यू अपॉन डबा यू अपॉन डबा एक्स देखने का कि एक्स डायरेक्शन में डबा यू अपॉन डबा एक्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कंडीशंस पर पढ़ने का, और जो टर्म्स रहेंगे रहने देने का। और सिंप्लिसिटी के लिए इक्वेशन ज़्यादा सब कट हो जाते हैं, दो इक्वेशंस बचते हैं ताकि वो सिंप्लिसिटी एक जनरल फॉर्म में आ सके, ठीक है। तो इस तरह कंडीशंस करके आप प्लेट फ्लो में अजीब इस तरह का प्लेट फ्लो हो या फिर इस तरह का प्लेट फ्लो हो, कैसा भी और डिफरेंट कंडीशंस के लिए यूवेलिटी प्रोफाइल है। और खास कर रखना कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस में जो होता है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में से सारा टर्म कट जाते हैं ताकि कुछ टर्म बचते हैं, वही कट टर्म आपको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग प्लेट फॉर्म हुआ। अब देखो हम लोग ये जो है इंटरनल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, उसको 2-3 तरह से प्रूव करने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं, देखो फ्लो इनसाइड द पैरेलल पाइप, आप इसको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से कर सकते हो, सेल मोमेंटम बैलेंस से भी इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो। पर हम ओवरऑल छोड़ करके हम डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूलेज पे आते हैं। हमारे पास टाइम कम है, चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आप डिटेल 2-2 घंटे का लेक्चर आप देख सकते हो। पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा फार्मूला आपको दूंगा, और ताकि वो न्यूमेरिकल्स को डील करने में हेल्प करे, और उसको आप एनालिसिस माइंड में करना है, ताकि कहीं बुक्स में देखो आप एनालिसिस पूरी तरह करना चाहते हो पूरी बुक्स को, तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। पर मैं कम टाइम में आज डिलीवर करना चाहता हूँ, तो आप इसको देखो और मगअप करो कि हमारा जो सिलेबस क्या है, और सारी चीज़ें आपको जनरल चीज़ें याद होनी चाहिए। जितनी भी मैं लिख के दे रहा हूँ ना, उसको पूरी तरह कंठस्थ होनी चाहिए केमिकल इंजीनियर को गेट के लिए, ठीक है। ये देखो पर जनरल इक्वेशंस में यहाँ दिख नहीं पा रहा है ठीक से, तो मैं इसको ऐसे दिख रहा हूँ, यू आई के फॉर्म में 1/TB डाबा एक्स ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यू वाई जो होगा
यू आई जो होगा वो 1 - 2 म्यू डी पी बाई डी एक्स। आप कितना भी प्रूफ कर लो अच्छे तरीके से, आपको तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूलेज बहुत सारे याद करना है, एक दो नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बोलोगे ये वाई और ए के फॉर्म में, मतलब ये प्लेट के लिए फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आप क्या करना कि ये भाई सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, ये प्लेट क्वेश्चंस है। अब यू वाई निकला। अब देखो प्लेट में जितने क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, पहले मैं बताता हूँ। क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, यू निकालने के लिए आता है, पहले बताता हूँ। यू निकालने के आता है, यू मैक्स निकालने आता है, यू एवरेज निकालने आता है, टाउ निकालने आता है, मास फ्लो रेट निकालने आता है, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। इसमें से सिर्फ आप एक याद कर लोगे तो सारा, तो अब एक याद कर ली तो यू मैक्स क्या होता है, अब बोलोगे यू मैक्स क्या होता है, तो यू मैक्स का देख सकते हो। यू मैक्स यू आई जो होता है, यू आई जो हमारा लंबा इक्वेशंस था, उसको यू मैक्स इंटू 1 - वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था। यू मैक्स मतलब अच्छा होता है एक प्लेट फ्लो में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, ठीक है, सबसे अपर पार्ट्स पे होगा, और लेकिन एक सिलेंडर के लिए बीच में होता है, ठीक है, सेंटर पे होता है। उसी तरह यू मैक्स निकालते हैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब देखो फॉर प्लेट्स के लिए 2/3 होता है, हम लोग सिलेंडर का भी आने वाले ही हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए अब यू मैक्स निकाल लिया, यू एवरेज तो ये बताएं, जो यू मैक्स आएगा वो 2/3 कर दोगे तो प्लेट के लिए यू एवरेज आएगा, 2/3 कर दोगे। और ये क्वेश्चन आया है, क्या किया था कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के बोला था कि यू मैक्स इतना है, यू मैक्स बताइए सेंटर का। तो आपने क्या किया था, प्लेट का फॉर्मूला लगा दिया, किसी ने ये लगाया, तो हाफ इंटू यू मैक्स निकाल लेने का, हाफ जो होगा वो सिलेंडर के लिए होगा। जब प्लेट दिया, इस बार प्लेट पूछ दिया तो 2/3 लगाने का, ऐसा नहीं कि वही लगा देने का, ठीक है। फ्लो फ्लूइड थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर्स के केस में फिर हम वही बोलेंगे यू वाई, जब इसका फॉर्मूला याद करना है और इनसे ये चीज़ें निकालनी, यू मैक्स, यू एवरेज, जटाओ म्यू, इनसे ये चीज़ें निकालनी है। तो उसी तरह इसका भी होगा, जब ये प्लेट फ्लो के लिए था, तो सिलेंडर्स के लिए भी यू का फॉर्मूला याद करना है, और उससे फिर हम लोग क्या क्या निकालना है, यू निकालना है, यू मैक्स निकालना है, यू एवरेज निकालना है, टाउ निकालना है, म्यू निकालना, एम डॉट मतलब मास फ्लो रेट निकालना है। तो सेम वही करने वाला है। यू आर जो होगा उस केस में क्या था और इस केस में कंपेयर करो, ठीक है। उस केस में 1/4 म्यू था, इसमें 1/2 म्यू है। देखो याद कर, डी पी बाई डी पी एक्स सेम है, ए स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर चलेगा भाई, वाई वाई ए स्क्वायर था, वाई वाई ए माइनस, तो वाई माइनस आर स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर है। आर क्या है, आप बोलोगे स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या है, तो भैया कंसिडरेशन है। देखो फुल डिटेल्स पढ़ना, फिर इसका इसको रिवीजन करना है। ये तो कैपिटल आर तो पूरा मेन रेडियस है ही, आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो, ये स्मॉल आर से डिनोट किया है, यहाँ पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे निकालना चाहते हो, या इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो निकालना चाहते हो वो एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस का ये वैल्यूज़ है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आर निकालते हैं। तो यू मैक्स, यू एवरेज। अब देखो यू का इक्वेशन तुमको याद हो गया, इसमें 2 म्यू था, 4 म्यू, डबल पी डबल आर स्क्वायर था, 1 - r² बाय r स्क्वायर, पटापट याद हो गया। इसमें 2 म्यू था, इसमें 4 म्यू है, डबल पी बाय डबल एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। फिर वन यहाँ पे वाई वाई ए नहीं, 1 माइनस था, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला हो गया। अब देखो टाउ कैसे निकालोगे, टाउ का भैया तुम फॉर्मूला जानते हो, टाउ इक्वल्स टू मी इंटू डी यू बाई डी वाई। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे, अब सिलेंडर केस में डी यू बाई डी आर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दोगे और म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें क्या आएगा, देखो म्यू मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखो प्लेट केस में बता रहा हूँ, वाई केस में म्यू म्यू कट जाएगा। तो यहाँ देखो तुम क्वेश्चन में म्यू दिख रहा है, कहीं दिख रहा है नहीं, C1/r लिख दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा टर्म था, इसको C1/r लिख करके, क्योंकि डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी डालने होंगे ना, बाउंड्री कंडीशंस की टाउ शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल कैसे होती है, शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल सिलेंडर में कैसी होती है, हम सब देखेंगे, और उसके हिसाब से बाउंड्री कंडीशंस डाल करके मास फ्लो रेट में फिर देखो ये करेंगे रॉ इंटू ये जो यू आई है, यू आर है यहाँ पे, सॉरी मैंने हवाई लिख दिया है, इंटू डी बी इंटू जो डी आर होगा या डी वाई होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें निकल जाएगा। अब देखो अभी कंसिडरेशन बहुत अच्छा आता है, जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए पढ़ रहे हैं, ना ही बिंगम प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें फ्लूइड का 2 टाइम है ना, एक टाइम डिपेंडेंसी पहले, फिर इन जो टाइम पे डिपेंड करता है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है उसमें था न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन में बिंगम, डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक आता है, और टाइम डिपेंडेंसी फ्लूइड में था हमारा थिक्सोट्रॉपिक और क्या था जो रियोपैक्टिक था। जो शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग तो हम लोग डायलेटेंट फ्लूइड से बोलते थे, जैसे लिपस्टिक हो गया, गिप्सम ऑप्सम वाटर, उसको ये सब जो हो गया ये टाइम डिपेंडेंसी फ्लूइड में आया, टाइम इंडिपेंडेंसी में ये आया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कंडीशंस में यही फिर कैसे निकालेंगे, यू मैक्स, एवरेज, टाउ, म्यू कैसे निकालेंगे। तो हमको भैया हमको यू निकाल दो, हम बाकी तो हम निकाल ही लेते हैं। तो चलो इसका बहुत ही अच्छा से सोचो, कुछ कंसिडर करो कैसे निकालेंगे।
ठीक है। तो आउट ये देखो, देखो हम लोग पहले पढ़े थे म्यू अपरेंट का एक टर्म पढ़े थे कि देखो अपना न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई रेस टू एन। ठीक है। अब ये एन को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टर्म के लिए देखा था, पहले म्यू अपरेंट एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, इसका थोड़ा सा यूज आने वाला है। देखो ये टाउ आर जो डी पी बाई डी एक्स तो जनरल इक्वेशन था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, टाउ आर जो है ये अब नॉन टर्म म्यू इंटू डी वाई रेस टू हो जाएगा, डी पी आर इंटू एन तो वेरी करता है भैया, ऐसा कुछ रोक सकते हैं क्या, नहीं। फिर डी यू बाई जो डी यू बाई डी टी जो होगा 1/2, अब देखो ये कहाँ से आया, सोचने वाली बात है, 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी पी एक्स। तो ये जो इधर था इसको इधर लेके गए, आर को डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में, मतलब सबको अरेंजमेंट करके एन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको यू आर है तो इसको इधर ले जाओगे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म को हम लोगों ने कुछ कंसिडर किया है, जो C1 माना है, C1 पहले यहाँ से माना था, C1 को यहाँ पे लिख दिया है, और आर एस टू 1/n+1 इंटीग्रेट करने पे 1/c2 आ गया। तो यू आर का फॉर्मेशन आ गया। यू आर का आ गया, दो बाउंड्री कंडीशन पुट करो, आपको यू का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, उतनी याद करने की जरूरत नहीं, पर आप जान लो कैसे आता है चीज़ें। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी, टाउ आर डी पी एक्स बाई डी पी आर बाई 2, और टाउ को हम लोगों ने म्यू डी आर एस टू एन लिखा, फिर डी आर डी एस टू आर को, फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो आर बाई 2 था उसको हम लोगों ने कंसिडरेशन चेंज किया। ठीक है। तो इस तरह करके हम लोगों ने इक्वेशंस को लाया। नहीं है भैया, इसको आर समझना। ठीक है। देखो क्या तुमको इसका कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ। देखो म्यू था इधर, म्यू को इधर ले आए, ये 2 था तो इधर ले आए। अब यहाँ पे रेस टू एन है तो 1/n दोनों को 1/n इसको इधर लेके चले आए, एन को इधर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया डी बाई डी आर। फिर आर को तुम इधर लेके करके इंटीग्रेट कर दोगे, समझ में आ गया ना। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर इसको रीअरेंजमेंट करके यू का इक्वेशंस निकाले, बाउंड्री कंडीशन पुट करके, तो ये लंबा सा भैया इक्वेशन आया है। ठीक है। आगे चलो देखते हैं। टाउ आई जे टाउ एक्स वाई लिखते हो टू वाई, तो यहाँ पे ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, देखो ये जो शो करेगा, कहाँ गया ये वाला, ये जो शो करेगा ये क्या शो करेगा, प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिधर फ्लो हो रहा है उसके प्लेन के डायरेक्शन, बोलते हैं ना एरिया वेक्टर से समझने होगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम फ्लो, मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये एरिया का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये एरिया का डायरेक्शन। तो ए भी याद रखना, ए सी रखते हुए याद ना, ए भी याद रखना, इसमें एरिया का डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन को दिखाता है गेट का। ठीक है। अब आता है प्रेशर ड्रॉप। मैं पहले बताता हूँ, कभी भी पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में जहाँ भी आपको लेमिनार फ्लो दिखे, डायरेक्ट इक्वेशंस लगाना, कुछ मत सोचना, हेज़न-पॉज़ल इक्वेशंस लगा देना। हेज़न-पॉज़ल डेल्टा पी 32 म्यू यू एल बाई डी स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है, क्यू कांस्टेंट दे देता है, क्यू कांस्टेंट देता है तो इसको जो यू है, इसको जो है यू से रिप्लेस करना है, मतलब क्यू यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू बाय ए, और ए को पाई बाय 4 एक रिप्लेस करके इक्वेशंस बनाना है। कभी कभी क्यू कांस्टेंट ज़्यादातर इक्वेशन देता है, तो हेज़न-पॉज़ल इक्वेशन, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है, लेमिनार फ्लो के लिए ही, लेमिनार फ्लो लिखा हेज़न-पॉज़ल इक्वेशंस, पाइप फ्लो के लिए होता है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो सिर्फ सबको इतना ही पता है ऐसा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये होता है। ठीक है। नॉन न्यूटोनियन के लिए किसी को पता नहीं, पर क्वेश्चन पे डेल्टा पी बाय एल जो होता है वी रेज़ टू एन का होता है, ये रखना। और एन क्या है, डायलेटेंट विस्कोसिटी, और सूडोप्लास्टिक के लिए एन वेरी करता है ना, एन लेस देन 1 एन ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशन बचपन से पढ़ते हैं, उसमें डिटेल दूंगा ही नहीं। सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट्रिक्शन, तीनों जो होता है कांस्टेंट होता है। रेस्ट्रिक्शंस देख लो, कभी कभी बर्नौली इक्वेशन स्टेडी स्टेट के लिए काम करता है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन क्वेश्चंस के लिए करेगा, इनकम्प्रेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के लिए काम करेगा। स्टेडी स्टेट रहा तो नहीं करेगा, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ऐसा स्ट्रीमलाइन कर्व नहीं होना चाहिए, विस्कस होनी चाहिए, इनकम्प्रेशन होना चाहिए। और एक चीज़ और जो हम लोग पंप फ्लो के लिए यूज करते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसको 0.5x करते हैं, तो पंप फ्लो के लिए जो यूज करते हैं इक्वेशंस ये वाला देखो, कि देखो अब कभी कभी ना डिफरेंट टर्म की यूज, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर और किलो जूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। पर यूनिट वेट है। इस तीनों के लिए ना बर्नौली इक्वेशंस लगाना करना, कि कभी देखे होगे पी बाय, कभी क्या करते हैं, कभी ये फॉर्मूला लगाते हैं पी बाय रॉ जी के फॉर्म में लगा देते हैं, कभी क्या करते हैं पी बाय सिर्फ रॉ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तो ऐसा क्यों, कभी पी लगाते हैं। तो कभी कभी देखिएगा बर्नौली को अलग तरीके से लिखते हैं, तो बर्नौली को अलग तरीके से लिखने सबसे मेन चीज़ है कि गिवन डाटा में कैसा दिया है यूनिट, गिवन डाटा में अब प्रेशर का यूनिट किलो जूल पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो आप पी बाय रॉ जी नहीं लगा सकते हो। ठीक है। किलो जूल यदि पर केजी दिया है तो आप क्या इक्वेशंस लगाओगे, प्रेशर का यूनिट देखना, प्रेशर का देखना, वेलोसिटी का देखना। यदि किलो जूल में दिया हुआ है, कुछ चीज़ों में दिया हुआ है, तो उसको हम समझ लेना किस में लगाना। यदि किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है तो सम है, मतलब इस तीनों का यूनिट सेम है। ठीक है। तो किलो जूल प्रेशर में दिया हुआ है कि किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, इसको प्रेशर यूनिट में लिख सकते हैं, चलो किलोमीटर पर मीटर होते हैं, जी जेड हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है।
यदि वो किलो जूल पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, हम लोग ये पंप में यूज करते हैं। पंप में यही रहता है क्योंकि न्यूटन डब्ल्यू बराबर होता है और पंप में हम लोग बनाने वाले हैं। ये इक्वेशंस पंप में नहीं यूज करते, बल्कि यही इक्वेशन सिर्फ पंप में यूज करेंगे। बर्नौली का जब पंप इक्वेशंस आएगा तो सिर्फ यही यूज करेंगे, ना कि ये यूज करेंगे। ठीक है, हो गया। ये तीनों क्या रखना, किलो जूल पर वेट, पी बाय रॉ जी जेड प्लस, हम लोग ज़्यादातर ये इक्वेशन याद करते हैं, किलो जूल पर वेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखो, इफ़ स्ट्रीम लाइन इज स्ट्रेट तो देन वी यूज़ ए फ्लो मीटर्स डिवाइस हम लोग यूज़ करें। इफ़ स्ट्रीम लाइन प्रेशर तो प्रेशर प्रोब यूज़ करते हैं। अब देखो प्रेशर प्रोब जो है, कभी एरोप्लेन में सफ़र करोगे, कभी एरोप्लेन में आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या कैसे नापते होंगे, यहाँ पर टायर घूम नहीं रहा है ना, तो क्या करते हैं, ऊपर में एक प्रोब लगाते हैं। प्रोब में कुछ नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ट्यूब लो, ये मानते हैं मैं एक पेन लिया और पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डालने के बाद क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर प्रेशर्स तक वो बढ़ेगा, हाइट उसका। ठीक है, इसका पर्टिकुलर हाइट से हाइट बढ़ेगा पानी की वजह से। उस हाइट को मेज़र कर लोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कितना प्रेशर्स है। तो एक देखो, अब वो हाइट जो होगा वो स्टैग्नेशन या डायनेमिक होगा। तो स्टैग्नेशन हेड जो होगा वो डायनेमिक हेड प्लस स्टैटिक हेड के बराबर होता है। वो स्टैग्नेशन कौन है, स्टैटिक कौन है, देखो जो तुम्हारा पानी था इसकी वजह उसमें तुम क्योंकि क्या करेंगे, देखो अभी इसमें पहले ऑलरेडी से लिक्विड है, अब तुम्हें पानी में डाले कुछ पर्टिकुलर, यहाँ इनिशियली लिक्विड का हाइट था, अब यहाँ तक पहुँच गया, तो मोनोमेट्रिक लिक्विड में पहले डाल के रखा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट बढ़ा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायनेमिक हेड, जो इसका हाइट बढ़ा। ठीक है, क्या मोनोमीटर्स का, और ऑलरेडी पानी की वजह से जो हाइट है वो स्टैग्नेशन हेड कहलाता है। ठीक है, तो स्टैग्नेशन को डायनेमिक हेड प्लस स्टैटिक हेड, जो स्टैटिक हेड अपना एच होता है। ठीक है, अब आता है स्टैग्नेशन प्रेशर प्रोब। प्रेशर प्रोब में होता है बहुत जगह क्या करते हैं, इसमें छेद रहता है, स्टैटिक प्रेशर होल दिए हुए रहते हैं, क्रेट्स के होते हैं, ताकि स्टैटिक प्रेशर प्रोब मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रेशर प्रोब, याद रखना कि एक चीज़ होती है और ये फॉर्मूला गेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि स्लोगेशंस, ये देख रहे हो प्रेशर प्रोब, ये देखो, ये प्रेशर प्रोब जो है इज यूज व्हेन डीएसलेशन, मतलब कोई भी फ्लूइड डीएसलरेट कर रहा है, वेलोसिटी खत्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप्स होगा ना, तो ये प्रेशर प्रोब्स, इस टाइप का प्रेशर प्रोब यूज करते हैं।